हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना अध्याय 2 मतलब कि क्लास 10th हिस्ट्री समाज विज्ञान के इतिहास जो खंड है उसका अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद जो हमारा पार्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि यूरोप में राष्ट्रवाद किस तरह से फैला, कौन गैरिबाल्डी थे, काबूर थे, जुगस मैक्सनी थे, मैटरनिक ने एक बात कही थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रांस जब छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम लग जाता है। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है भारत में राष्ट्रवाद। तो इसको पढ़ना प्रारंभ करते हैं। भारत में राष्ट्रवाद जो फैला था वो सबसे पहले कहाँ पर राष्ट्रवाद था? यूरोप में राष्ट्रवाद आया था। तो यूरोप में राष्ट्रवाद आने के बाद आया फिर फैला था भारत में राष्ट्रवाद, क्योंकि उसी से हमें प्रेरणा मिली थी कि जब वहाँ के लोग राष्ट्रवाद की भावना सोच सकते हैं तो हम क्यों नहीं सोच सकते। फिर प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध जो स्टार्ट हुआ था वो 1914 में तो स्टार्ट हुआ था और 1918 में खत्म हुआ था। ये दो गुटों के या दो राष्ट्रों के बीच में हुआ था। पहले को नाम दिया गया था मित्र राष्ट्र, दूसरे गुट को नाम दिया गया था ध्रुवी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे? ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, जापान आदि ये मित्र राष्ट्र थे। और अगले थे ध्रुवी राष्ट्र वाले, इसमें थे ऑस्ट्रिया, जर्मन, हंगरी, तुर्की आदि। नेक्स्ट है इसमें कि प्रथम इसमें क्वेश्चन आया होगा आपके सभी के माइंड में कि इसमें हमारे भारत का नाम कहीं पर भी नहीं था। जो पहले हमने स्लाइड देखी थी इसमें भारत का नाम कहीं पर भी नहीं था, लेकिन भारत द्वारा भी प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया गया था। वो ब्रिटेन के साथ था, क्योंकि उस टाइम पर हमारे भारत पर ब्रिटेन का कब्जा था। तो इसी कारण से हम लोग जो थे वो ब्रिटेन के साथ युद्ध लड़ रहे थे। तो हम ब्रिटेन के, हमारे यहाँ के जो लोग गए थे वो ब्रिटेन के सैनिक बनकर गए थे। इससे ब्रिटेन अब इसमें आता है कि भारत ने ब्रिटेन की तरफ से भाग लिया। जो मैंने अभी बताया आपको, जबरन भर्तियां कराई गई थी, यानी कि जिसको भी देखा उसे इस युद्ध में शामिल कर लिया था। किसी की इच्छा, अनुमति कुछ भी नहीं ज्ञात की गई थी, सिर्फ भर्ती करनी थी तो भर्ती ही करनी थी। इसके प्रभाव क्या क्या पड़े थे हमारे भारत पर? तो कीमतों में वृद्धि हुई थी, आर्थिक प्रभाव अर्थात करों में बढ़ोतरी हुई, उनका धन कोष खाली होने लगा तो उन्होंने करों में बढ़ोतरी करनी प्रारंभ कर दी। फिर मजदूरों और दस्तकारों में रोष पैदा हुआ, यानी कि आक्रोश, गुस्सा, विरोध टाइप का हुआ था। फिर प्राकृतिक संकट भी आए थे, जैसे अकाल है, महामारी है, भूखमरी है, वहाँ हमारी प्लेग नामक महामारी फैली थी। नेक्स्ट, यानी कि अब जो हमने पढ़ा कि भारत पर क्या प्रभाव पड़े थे, तो इसके टाइप का अगर क्वेश्चन आ गया तो हम किस तरीके से लिखेंगे? तो उसका तरीका है ये कि प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया। तो प्रथम, इसका उत्तर इस टाइप से बहुत ही आसान लैंग्वेज है और इसे अगर आप पढ़ के अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो काफ़ी आसान रहेगा। उत्तर है इसका कि पहले विश्व युद्ध का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर व्यापक प्रभाव पड़ा। अगस्त 1914 को मित्र राष्ट्रों जो हमने पढ़े थे कि ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जापान, अमेरिका आदि, दूसरी तरफ से ध्रुवी राष्ट्र कौन कौन थे? ऑस्ट्रिया, जर्मनी, हंगरी, तुर्की आदि के बीच पहला विश्व युद्ध लड़ा गया। तो अगर इसके नीचे वो वाला डायग्राम बना दें तो काफ़ी बेटर लगेगा। और फिर फर्स्ट इसमें आया है कि कीमतों में वृद्धि हुई। तो कीमतों में वृद्धि में क्या क्या हुआ था ये पढ़ लें। प्रथम विश्व युद्ध या महायुद्ध के दौरान खाद्य पदार्थों की बहुत कमी आ गई थी, क्योंकि जो भी खाद्य पदार्थ उत्पादित होते थे वो तो सैनिकों के लिए भेजे जाते थे। फलस्वरूप कीमतें लगभग दोगुनी हो गई। आम आदमी का जीवन कष्ट में हो गया, यानी कि जो अमीर लोग थे वो तो उसको परचेज कर पा रहे थे, लेकिन जो गरीब थे, निम्न वर्ग था, वो उसे परचेज नहीं कर पा रहा था। अतः लोग विदेशी शासन से मुक्ति के बारे में सोचने लगे। यह बात राष्ट्रीय आंदोलन का आधार बन गई।
फिर सेकंड आता है आर्थिक प्रभाव, यानी कि किस तरीके से पैसों की कमी है। युद्ध के कारण ब्रिटेन का रक्षा व्यय बढ़ गया, यानी कि सैनिकों का रक्षा कवच वगैरह जो भी सैनिकों के लिए आवश्यक होता है उसके लिए, इससे पूरा करने के लिए उसने अमेरिका जैसे देशों से कर्जे लिए थे, और इन कर्जों को चुकाने के लिए भारतीयों पर सीमा शुल्क, यानी कि सीमा शुल्क अर्थात यानी कि कोई भी व्यक्ति अपनी सीमा से, अपने राज्य से, अपने क्षेत्र से दूसरे राज्य दूसरे क्षेत्र में जाएगा तो उसे एक शुल्क देना पड़ेगा। वो जितनी बार भी जाएगा उसे शुल्क देना पड़ेगा। फिर आयकर, यानी कि जितना भी वो कमाएगा उस पर भी कर लगा दिया गया था के रूप में नया कर भी लगा दिया गया, जिससे भारतीयों को आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई। भारतीय जनता में रोष अर्थात आक्रोश फैल गया। और फिर है कि भारतीय जनता राष्ट्रीय शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित हो गई। थर्ड पॉइंट आता है कि मजदूरों और दस्तकारों का रोष, यानी कि आक्रोश। महंगाई और बेरोजगारी से पीड़ित दस्तकार व मजदूर भी राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय उठे। वे सोचने लगे कि यदि भूखा ही मरना है तो स्वदेशी सरकार की छाया में ही क्यों ना मरे, क्यों हम अंग्रेजों के गुलाम बनकर मरे। अतः वे स्वतंत्रता के लिए कोई भी आहुति देने के लिए तत्पर हो गए। प्राकृतिक संकट, देश में अकाल, सूखा, बाढ़ के कारण भयंकर संकट का सामना करना पड़ गया था। चारों तरफ महामारी के कारण लोग मर रहे थे। अंग्रेजी शासन से इस संकट की स्थिति में कोई भी सहायता नहीं मिल पा रही थी, यानी कि उन्होंने कह दिया था अंग्रेजी शासन ने, ब्रिटिश शासन ने कि मरना है तो मरो, हम कोई भी सहायता नहीं करेंगे। वो कर फिर भी ले रहे थे, अतः उन्होंने एकजुट होकर राष्ट्रीय आंदोलन में सहयोग किया। इसी तरह नीचे इसमें नोट डालना रहेगा कि नोट डालकर लिखेंगे तो काफ़ी बेटर लगेगा। इस तरह भारतीय समाज के सभी वर्ग अंग्रेजी सरकार की नीतियों से पीड़ित थे, अतः उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए राष्ट्रवादी आंदोलन प्रारंभ कर दिए। अब आता है सत्याग्रह का विचार, यानी कि हमारे गांधी जी। सत्याग्रह का विचार यानी कि उसमें किस चीज पर यह सत्याग्रह हुआ था, तो इसका मेन उद्देश्य यानी कि क्या था, तो सत्य की राह पर आग्रह, यानी कि सत्य की राह पर ही चलना है, किसी भी असत्य या फिर हिंसा नहीं करनी है, फिर सत्य की खोज पर बल दिया गया। ये जो सत्याग्रह स्टार्ट किया था वो गांधी जी ने करा था, और इसमें मेन हेडलाइन है कि महात्मा गांधी जी जनवरी 1915, ये डेट याद रखना कि जनवरी 1915 में अफ्रीका से भारत लौटे थे। अफ्रीका में नस्ल भेद नीति यानी कि रंग भेद नीति पर भी इन्होंने वहाँ पर भी आंदोलन किए थे। और फिर है 1916 में अहमदाबाद में बनारसी आश्रम की स्थापना करी। 15 को लौटे और 1916 में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना कर दी। अब इसके बाद पढ़ते हैं इनके आंदोलन। फिर है भारत में सत्याग्रह आंदोलन, यानी कि भारत में सत्याग्रह जो आंदोलन था वो किस प्रकार व्यापक रूप से फैला था। तो इसमें 3 बार हुआ था सत्याग्रह, यानी कि 3 चरण थे इसके। पहला चंपारण सत्याग्रह, दूसरा खेड़ा सत्याग्रह और तीसरा अहमदाबाद सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह में क्या था, किसानों की समस्या का आंदोलन था, नील की खिलौती का विरोध और पहला सत्याग्रह था। इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो किसानों की चंपारण जो है वो बिहार में स्थित है। चंपारण बिहार में स्थित है, ये गांव है एक या कस्बा मान लो। तो वहाँ पर किसानों को बहुत समस्या थी। उनकी समस्या क्या थी, क्या 3/20 अंग्रेजों ने कह रखा था कि 3/20 भाग पर आपको नील की खेती ही करनी है। और नील की खेती इतनी हानिकारक थी कि जिस भी जगह पर नील की खेती होती थी उस वहाँ पर वो जमीन बंजर बन जाती थी, और उसका मूल्य भी अंग्रेजी सरकार ही निर्धारित करती थी, चाहे वो कम करे या ज़्यादा करे। लेकिन ये तय था कि कोई भी किसान खेती करेगा तो नील की खेती उसे करनी ही करनी थी। तो ये था पहला सत्याग्रह। 1917 में हमारा इसमें सफलता प्राप्त हुई थी। फिर आया खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा है गुजरात में स्थित। अधिक वर्षा से गुजरात के गाँव की फसल नष्ट हो गई। दूसरा टॉपिक है किसानों को आर्थिक नुकसान हुआ। गांधी जी ने किसानों को लगाम ना देने के लिए संघर्ष किया। इसमें क्या हुआ था, क्या अधिक वर्षा हुई थी जिससे वहाँ के किसानों
कि सारी फसल नष्ट हो गई। और जो वहाँ के ब्रिटिश सरकार थी, इनके जो भी जमींदार वगैरह थे, वो उनसे कर बराबर लेना चाहते थे, लेकिन उनके पास फसल खराब हो गई तो पैसे नहीं थे। तो इस पर संघर्ष हुआ था और गांधी जी ने इस सत्याग्रह को वापस ले लिए थे, क्योंकि उन्हें पता चला कि सरकार ने केवल इतना ही कहा कि जो किसान इस कर को देने में सक्षम हो वही इस कर को दे, अन्यथा नहीं दे। जो सक्षम नहीं है, लेकिन जो सक्षम है उन्हें देना ही देना है। फिर आता है तीसरा खेड़ा सत्याग्रह 1917 में पूर्ण हुआ। फिर आता है तीसरा अहमदाबाद सत्याग्रह। इसमें क्या था, इसके मेन टॉपिक क्या है? प्लेग महामारी से मजदूरों की कमी, मालिकों ने 75% प्लेग बोनस देना शुरू किया। स्थिति सामान्य पर बोनस बंद कर दी, मजदूरों ने विरोध और मालिकों ने 35% बोनस पर राजी। यानी कि अहमदाबाद में कपड़ा उद्योग था, वहाँ पर प्लेग नामक महामारी फैली थी, जो चूहों से फैलती है। चूहों पर एक कीड़ा होता है जो छू भी लेता है, तो जिस व्यक्ति को उस कीड़े ने छू लिया तो वह प्लेग बीमारी का शिकार हो जाता है। तो जब प्लेग बीमारी महामारी बढ़ी तो मजदूरों ने काम करना बंद कर दिया, उतने पैसों में नहीं कर पा रहे थे, वो उन्हें काफ़ी आर्थिक संकट थे। तो मालिकों ने, जो उद्योगपति थे या इनके उद्योगों के मालिक थे, उन्होंने क्या कहा कि 75% प्लेग बोनस देने शुरू कर दिया, जिससे उनके उद्योगों में कारीगरों की कमी ना हो। फिर जब स्थिति सामान्य आई, यानी कि प्लेग महामारी चली गई, इतना जोर नहीं था उसका, तब उन्होंने प्लेग बोनस देना मना कर दिया। तो उस पर मजदूरों ने काफ़ी विरोध किया और संघर्ष भी किया। तो बाद में जब संघर्ष होने लगा तो बाद में फिर काफ़ी संघर्ष हुआ, मालिक देने को तैयार नहीं और मजदूर काम करने के लिए तैयार नहीं। फिर जब काम नहीं हो पा रहा था तो उनका उद्योग नीचे पड़ा, इसलिए उन्होंने 35% बोनस पर राजी हो गए। अब इनके बारे में डीप में एक बार दोबारा से जान लेते हैं, है क्या आखिर। ये 1 मिनट, ये लोड होने में थोड़ा टाइम ले रहा है। तो हमारा पेज लोड हो गया। इसमें था पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह, इसके बारे में पढ़ते हैं। मैंने आपको समझाया था तो फिर थोड़ी स्पीड में बढ़ाऊंगी। भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर जा पहुंचे सत्याग्रह आंदोलन चलाया। सन 1916 में बिहार के चंपारण क्षेत्र का दौरा कर गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह प्रारंभ किया। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में गोरे बागान मालिकों के साथ किए गए अनुबंधों के अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के 3/20 भाग में अनिवार्य रूप से नील की खेती करनी पड़ती थी और अपने उत्पाद से प्राप्त नील को बागान मालिकों द्वारा निर्धारित दरों पर ही बेचना पड़ता था। नील की खेती करना किसानों के लिए हानिकारक था, अतः वे इससे मुक्ति पाना चाहते थे। सन 1917 में गांधी जी अपने सहयोगी जे.बी. कृपाली, राजेंद्र प्रसाद, महादेवी देसाई, नरहरि पारेख आदि के साथ चंपारण जा पहुंचे। चंपारण के कमिश्नर ने गांधी जी को प्रवेश पर रोक लगा दी। उन्होंने तुरंत चंपारण से वापस जाने का आदेश दिया, लेकिन गांधी जी ने यह आदेश मानने से साफ इनकार कर दिया और किसी भी सजा का सामना करने के लिए सहर्ष तैयार हो गए। अतः स्थानीय प्रशासन को अपना आदेश वापस लेना पड़ा। किसानों की समस्या के समाधान के लिए नियुक्ति आयोग में गांधी जी को भी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इसी प्रकार गांधी जी का पहला सत्याग्रह सफल रहा। 1 दशक के अंतर्गत ही गोरे बागान मालिकों के चंपारण छोड़ने को तैयार हो गए। अब नेक्स्ट जो हमारा आंदोलन आता है, यानी कि सत्याग्रह आंदोलन आता है, वो आता है खेड़ा सत्याग्रह। तो इसमें है कि सन 1917 में अधिक वर्षा के कारण गुजरात प्रांत के खेड़ा गांव के किसानों की खरीफ की अधिकांश फसल नष्ट हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप किसानों को काफ़ी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा और वे सरकारी भू राजस्व की अदायगी करने में असमर्थ हो गए। सरकार द्वारा किसानों की भू राजस्व माफ कर देने की प्रार्थना अस्वीकार कर दिए जाने पर गांधी जी ने किसानों
को लगान की अदायगी न करना और सरकार के दमनकारी आदेश के खिलाफ जुझारू संघर्ष करने का सुझाव दिया। अदायगी मतलब कि देना। परिणाम था 22 मार्च 1918 को किसानों ने सरकार के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया। खेड़ा जिले के अनेक युवकों के साथ गांधी जी ने अनेक गांवों का दौरा करके किसानों के उत्साह में बढ़ोतरी की, परंतु कुछ समय बाद गांधी जी ने स्वयं इस आंदोलन को रोक दिया। गांधी जी को पता लगा कि सरकार ने केवल लगान देने के लिए समर्थ किसानों से ही लगान वसूली के निर्देश दिए थे। इससे गांधी जी का सत्याग्रह शुरू करने का उद्देश्य जो था वो पूर्ण हो गया। अब तीसरा जो हमारा सत्याग्रह था वो आता है अहमदाबाद के मील मजदूरों का समर्थन। सन 1700 से 1917 से 18 में प्लेग की महामारी के कारण भारत के प्रमुख औद्योगिक नगर अहमदाबाद में मजदूरों की संख्या में काफ़ी कमी हो गई। मजदूरों को आकर्षित करने के लिए मिल मालिकों ने उन्हें मजदूरी का 75% प्लेग बोनस के रूप में देना शुरू किया। स्थिति जब संतुलन में आ गई तो मिल मालिकों ने बोनस बंद कर दिया। बोनस बंद करने का निर्णय किया, परंतु मजदूरों ने इसका विरोध किया। 22 फरवरी 1918 को मिल मालिकों की तालाबंदी की घोषणा ने स्थिति को और अधिक नाजुक बना दिया। अंततः गांधी जी के हस्तक्षेप से हड़ताल खत्म हो गई। मिल मालिक मजदूरी का 35% बोनस के रूप में देने के लिए तैयार हो गए, जिसे मजदूरों ने भी स्वीकार कर लिया। अब एक प्रश्न है कि सत्याग्रह का विचार का क्या अर्थ है, व्याख्या करें। तो सत्याग्रह, गांधी जी के सत्याग्रह के विचार के संबंध में 4 बिंदु निम्नलिखित हैं। तो पहला जो इसमें बिंदु कहा गया है, क्या इसमें बात कही गई है कि सत्याग्रह सच्चाई और अहिंसा का एक ढंग है जिसे अपनाकर महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका की नस्लवेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा मनवा लिया था। लेकिन हम इसका मतलब था कि हम सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे, कोई भी हिंसा या फिर लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। बाद में यही पद्धति उन्होंने भारत की ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण कार्यों का विरोध करने में अपनाई। गांधी जी के अनुसार यदि आपका अच्छे से सच्चा और न्यायपूर्ण है तो आपको अंत में सफलता अवश्य मिलेगी। प्रतिरोध की अभाव या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति बिना किसी हिंसा के भी अपने विचारों को रखे और आंदोलन करे तब भी वो सफल हो सकता है। न्याय और सच्चाई पर आधारित सत्याग्रह का सिद्धांत बाद में कांग्रेस के संघर्ष का मूल मंत्र बन गया। फिर आता है कि रॉलेट एक्ट आता है। इसके बाद जब सत्याग्रह पूर्ण हो गए थे 1918 तक हमारे, उसके बाद 1919 में रॉलेट एक्ट आता है। तो उसमें क्या था कि इसको जो रॉलेट एक्ट जब पारित हो रहा था तो उसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे वो सर सिडनी रॉलेट कर रहे थे, इसलिए इसका नाम रॉलेट एक्ट पड़ा। और इसमें था कि कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद करने का अधिकार, यानी कि पुलिस का या प्रशासन का या सरकार का जिसको भी मन करे वो उसको ले जाएंगे और जेल में डाल देंगे 2 साल के लिए, बिना उसका चाहे उसका कोई जुर्म हो या ना हो, ना कोई उसकी बात सुनी जाएगी। और गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा और मोतीलाल नेहरू ने कहा कि ना अपील, ना वकील और ना दलील, यानी कि ना ही किसी की कोई अपील मानी जाएगी, ना ही उसका कोई वकील होगा और ना ही कोई दलील होगा। इस तरीके का वाक्य कहकर रॉलेट एक्ट का विरोध किया। अब नेक्स्ट मतलब कि इसमें हमारे एक प्रश्न तैयार होता है कि भारत के लोगों ने रॉलेट एक्ट का विरोध आखिर करा क्यों था। क्योंकि ये जो एक्ट था ये बहुत ही भ्रष्टाचारी था एक तरह से, लेकिन इसमें किसी को भी कहीं पर भी उठाएंगे और जेल में डाल देंगे, यानी कि उसका कोई
गुनाह है या नहीं है, सिर्फ जेल में डालना है। इसका मुख्य जो उद्देश्य था वो था कि जो आंदोलनकारी थे उनका दमन करना, यानी कि कोई भी हमारे विरुद्ध, यानी कि अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध कोई भी कदम ना उठाए, यह इसका मेन उद्देश्य था। तो इसके उत्तर पढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि ब्रिटिश सरकार प्रथम विश्व युद्ध काल के बाद भी सत्ता को अपने हाथ में बनाए रखना चाहती थी। इसी उद्देश्य से सरकार ने ब्रिटिश अधिकारी सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक राजद्रोह समिति नियुक्त की थी। इस समिति की सिफारिश पर फरवरी 1919 में केंद्रीय विधान परिषद में 2 विधेयक प्रस्तुत किए गए, जिन्हें रॉलेट विधेयक कहा जाता है, सर सिडनी रॉलेट के नाम पर। और भारतीयों ने रॉलेट विधेयकों के खिलाफ विद्रोह किया, परंतु भारतीयों के विद्रोह का कोई भी परवाह ना करते हुए केंद्रीय विधान परिषद ने 18 मार्च, डेट याद रखना कि 18 मार्च 1919 को इसमें से एक विधेयक अराजकतावादी और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 को पारित किया, यानी कि क्रांतिकारी अपराध अधिनियम था। इसमें क्रांतिकारियों को डाला जाता था, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य था आंदोलनों को दबाना, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर उससे मनमाने समय तक नजरबंद रखा जा सकता था। रॉलेट एक्ट भारतीयों के लिए काला कानून था। ये किसका शब्द है? ये किसके शब्द हैं? ये शब्द हैं गांधी जी के। अतः भारतीयों द्वारा इसका प्रबल विरोध किया गया। मोतीलाल नेहरू ने अपने शब्दों में अपील, वकील, दलील की व्यवस्था का अंत कर दिया। नेक्स्ट है, अब इसमें क्वेश्चन के बजाय पढ़ेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड, यानी कि इसमें हुआ क्या था। तो हम पढ़ते हैं अपने जलियांवाला बाग हत्याकांड था क्या। इसमें क्या था कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड इसलिए हुआ था कि कोई भी आंदोलन ना करे, आंदोलनकारियों को डराने और धमकाने के लिए। जो जनरल डायर इससे पहले एक मार्शल लॉ लागू किया था, जिसका उद्देश्य था कि जो भी शक्तियां हैं सारी सैनिकों के पास पहुंच जाएं। इसे सैनिक कानून के नाम से भी जाना जाता था, मार्शल लॉ को। इसमें जलियांवाला बाग में बैसाखी वाले दिन यह हत्याकांड हुआ था, और बैसाखी वाले दिन इस बाग में मेला लगा था, जिसके कारण कुछ लोग मेला देखने के लिए गए थे, तो कुछ लोग अपने एक सभा बैठाई गई थी उसमें सम्मिलित होने के लिए गए थे। तब वहाँ पर, और इस बाग की विशेषता थी कि इसमें सिर्फ जाने और आने के लिए एक ही द्वार था, और उसे जनरल डायर ने बंद कर दिया था। और उसके बाद चारों तरफ से अपने सैनिकों द्वारा निहत्थी जनता पर गोलियां बरसाई गई थी। तो इसमें था कि मेन पॉइंट थे कि गांधी जी ने रॉलेट एक्ट का विरोध सत्याग्रह आंदोलन करने का निश्चय किया। फिर 30 मार्च 1919 को पूरे देश में हड़ताल करने का निश्चय किया था, परंतु इसकी डेट बदल दी गई और 6 अप्रैल कर दी गई। और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल को। रॉलेट एक्ट के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा आयोजित हुई थी। जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दिया और सैकड़ों लोग मारे गए। सत्याग्रही यानी कि जो गांधी जी के साथ थे, जो मेन लोग थे, उनकी नाक रगड़वाना, सड़क पर घिसट कर चलवाना और अंग्रेजी बाबू अर्थात अंग्रेजी जो उच्च अधिकारी थे उनको सलाम करने पर, यानी कि उनको नमस्कार करने पर मजबूर कर दिया था। अहिंसा फैलते देख गांधी जी ने रॉलेट एक्ट का जो विरोध कर रहे थे वो वापस ले लिया। इसमें अब नेक्स्ट आता है कि इसमें क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर कि जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना का वर्णन करें व इसके प्रभाव, क्या क्या प्रभाव पड़े ये भी बताएं। तो इसमें किस तरीके से लिखना है कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग की घटना हुई। उस दिन जलियांवाला बाग में गांव वालों की एक भीड़ इकट्ठी हुई
भारतीयों को सीख देने के लिए जनरल डायर उस क्षेत्र में पहुंचा। उसने बाहर निकलने के सारे द्वार बंद कर लिए। वैसे उसमें था एक ही द्वार। निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाने का हुक्म दे दिया। इस घटना में सैकड़ों लोग मारे गए। इस घटना के क्या क्या प्रभाव थे वो देख लेते हैं। कई उत्तर भारतीय शहरों में लोग सड़क पर उतर आए। हड़तालें आयोजित की गई विरोध में और पुलिस वालों के साथ संघर्ष हुए। सरकारी भवनों पर हमले किए गए। सरकार के बहुत निर्दयी तरीके से जवाब दिया और लोगों को अपमानित किया। सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए मजबूर किया। उन्हें गलियों में पेट के बल रहने के लिए कहा गया और उनसे कहा गया कि ब्रिटिश अधिकारियों को सलाम करें। फिर लोगों पर कोड़े बरसाए गए और गाँव में बमबारी की गई। जो गाँव में हुई थी वो पंजाब के गाँव में बमबारी की गई थी। फिर आता है खिलाफत आंदोलन। ये खिलाफत आंदोलन जो था ये खलीफा यानी कि जो तुर्की के हमारे यहाँ के मुसलमानों ने तुर्की के धर्मगुरु खलीफा को माना था। धर्मगुरु जो माना था वो खलीफा को माना था और वो चाहते थे कि जो तुर्की में खलीफा हो यानी कि उनके धर्मगुरु की ही सत्ता रहे, क्योंकि उन्होंने जो प्रथम विश्व युद्ध में इसी आश्वासन के ऊपर प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था कि ब्रिटिश सरकार तुर्की पर से अपना कब्जा हटा लेगी, तभी वो प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, तो इसके ऊपर खिलाफत आंदोलन हुआ जो कब हुआ? 17 अक्टूबर सन 1919 में हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के समय पर ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों यानी भारतीय मुसलमानों को कुछ आश्वासन दिए, परंतु बाद में उन्हें भंग कर दिया गया, अर्थात उन्हें नहीं माना गया। तुर्की के मुसलमानों को अपना खलीफा यानी कि धर्मगुरु मानने वाले भारतीय मुसलमान ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हो गए। उन्होंने खिलाफत आंदोलन यानी कि खलीफा की सत्ता की पुनर्स्थापना के लिए खिलाफत आंदोलन शुरू किया और इसमें जो मेन थे वो थे मोहम्मद अली, जिसमें मेन थे 2 भाई थे। उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की थी और महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, इसलिए कि जो हिंदू मुसलमान है वो एकजुट होकर भारत सरकार के विरुद्ध आंदोलन करेंगे। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने स्लाइड के तरफ। तो है असहयोग आंदोलन। अगस्त 1920 में हिंदू मुस्लिम एकता के आधार पर ब्रिटिश सरकार के विरोध असहयोग आंदोलन किया गया। अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन का बिगुल बचा यानी कि असहयोग आंदोलन शुरू होने की कार्रवाई होने लगी। सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन। डेट और स्थान जरूर याद रखना कि सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में इनकी एक सभा बैठाई गई थी कलकत्ता में, इसलिए इसे कलकत्ता अधिवेशन कहा गया। गांधी जी के द्वारा सहयोग मतलब कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया। दिसंबर 1920 में अगला पॉइंट है कि दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिनियम, नागपुर यानी कि नागपुर नामक जगह है एक, वहाँ पर यह अधिवेशन हुआ था। इस नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को पारित कर दिया गया। तो इसमें कौन कौन थे? में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष आदि प्रमुख नेता इस आंदोलन में शामिल थे। फिर था कि असहयोग आंदोलन ही क्यों? प्रश्न उठता है कि असहयोग आंदोलन ही क्यों, कोई और सा आंदोलन क्यों नहीं? तो असहयोग आंदोलन ही क्यों? गांधी जी का ये विचार था अगर हम भारतीय ब्रिटिश सरकार का सहयोग ना करें यानी कि उनका असहयोग करें तो असहयोग मतलब उनका सामान ना खरीदें, अंग्रेजी विद्यालयों में पढ़ाएं ना, वकालत करने ना जाए, यानी कि कोई भी अंग्रेजी सरकार का कोई भी कार्य ना करें, ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे अंग्रेजी सरकार को मुनाफा हो या फिर फायदा हो। तो ये था इस असहयोग आंदोलन। फिर भी से पढ़ते हैं कि गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज्य 1919 में लिखी थी। ये कहाँ पर लिखी होगी? 1919 में लिखी है, तो जहाँ तक अफ्रीका में लिखी होगी, क्योंकि 1915 में तो गांधी जी वापस आए थे अफ्रीका से। फिर है कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को सहयोग से स्थापित हुई है। अगर वो सहयोग ना दे तो स्थापित ना हो। यदि भारतीय अंग्रेजों को दिया जाने वाला सहयोग वापस ले तो ब्रिटिश सरकार ढह जाएगी, अर्थात ब्रिटिश सरकार का जो राजस्व है या फिर प्रभुसत्ता है वो ढह जाएगा। फिर है
असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया गया, क्यों प्रारंभ किया गया, इसके क्या कारण थे? तो महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश ब्रिटिश सरकार के सहयोगी के रूप में किया था, क्योंकि उन्हें ब्रिटिश सरकार की ईमानदारी और न्यायप्रियता में विश्वास था। परंतु सन 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटनाएं हुई, जिन्होंने गांधी जी को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए इनकी मजबूर कर दिया। इन घटनाओं में वर्ष 1919 का दमनकारी रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड आदि घटनाएं प्रमुख थीं। आंदोलन के कारण: प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक कठिनाइयों के कारण महंगाई बहुत बढ़ गई। मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग इस महंगाई से अत्यधिक परेशान थे। इन परिस्थितियों ने भारतीयों को ब्रिटिश विरोधी भावनाओं का प्रसार कर उन्हें आंदोलन हेतु प्रोत्साहित किया। रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटनाओं ने विदेशी शासकों के क्रूर एवं असभ्य व्यवहार को उजागर कर दिया। पंजाब में अत्याचार के संबंध में हंटर कमेटी की सिफारिशों ने सबकी आंखें खोल दी। हंटर कमेटी क्या थी ये? तो जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तब उस समय पंजाब में वो ये देखने आई थी कि कहाँ पर नुकसान हुआ है। इसके लिए ये ब्रिटिश कमेटी थी, इसका नाम दिया गया था हंटर कमेटी। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कि सरकार के द्वारा किसी भी क्षेत्र में सहयोग ना करना। आंदोलन का प्रारंभ आता है अब क्या असहयोग आंदोलन औपचारिक रूप से, औपचारिक यानी कि सिर्फ औपचारिकता थी, कोई मेन मतलब कि शुरुआत नहीं हुई थी, बस मान लिया गया था। औपचारिकता एक वर्ड 9th में बहुत यूज हुआ था कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो औपचारिक रूप से मुख्य होता है, लेकिन औपचारिक रूप से मुख्य होता है वैसे नहीं होता है। जिस तरीके से ब्रिटेन में जो वहाँ की महारानी होती हैं वो भी औपचारिक रूप से होती हैं, उसी तरह होता है हमारे यहाँ का राष्ट्रपति। 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था, क्योंकि इसी दिन 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक जैसे महान महापुरुष कहें या फिर महान नेता कहें, उनका निधन हो गया था। सितंबर 1920 में कलकत्ता कांग्रेस के कलकत्ता के विशेष सत्र बुलाया, जिसमें अहिंसात्मक आंदोलन जिसका अंतिम लक्ष्य स्वराज्य था शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का अर्थ ये था कि किसी भी रूप में अंग्रेजों को सहयोग ना देना, जैसे कि कोई कर ना देना, उनके द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में शिक्षा ना लेना, उनकी वस्तुओं ना खरीदना आदि। इसी आंदोलन का तात्पर्य था कि ब्रिटिश सरकार को जड़ से ख़त्म करना, क्योंकि अगर कोई भी इन सभी बातों को सही से अपना पालन करेगा तो ब्रिटिश सरकार का कोष खाली हो जाएगा, जिसकी वजह से उनका हौसला पस्त हो जाएगा, परास्त हो जाएगा और उन्हें समझ आ जाएगा कि भारत में शासन करना नामुमकिन है। फिर आंदोलन की वापसी कैसे हुई? आंदोलन हुआ भी और वापस भी हो गया। तो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारियों के एक जुलूस यानी कि भीड़ ने पुलिसों पर गोलियां चलाई, जिसके कारण भीड़ आक्रोशित हो गई। यानी कि पुलिसों ने आंदोलनकारियों पर बेवजह ही गोलियां चला दी, जिससे भीड़ आक्रोशित हो गया, इनके गुस्से में आ गई और पुलिस ने आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार था और 22 सिपाही मारे गए थे। इस हिंसक घटना ने गांधी जी को दुखी होकर आंदोलन वापस लेने का निर्णय किया। गांधी जी ने 12 फरवरी को बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक बुलाई, जिसमें चौरी चौरा कांड के कारण सामूहिक सत्याग्रह व असहयोग आंदोलन स्थगित करने का प्रस्ताव पारित किया। इनके समाप्त नहीं करा था, सिर्फ स्थगित करा था। फिर आता है कि असहयोग आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं यानी कि अवधारणाएं क्या थी। तो शहरों में क्या आंदोलन था?
शहरों के लिए किस लिए आंदोलन हुए थे? विद्यार्थी और अध्यापकों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए थे, यानी कि वो स्कूल कॉलेज नहीं जा रहे थे, जैसा कि गांधी जी ने कहा था। वकीलों ने मुकदमे लड़ने बंद कर दिए थे, यानी कि वकील अब मुकदमे लड़ने जा ही नहीं रहे थे। और स्वदेशी सामानों का बहिष्कार किया जा, विदेशी यानी कि स्वदेशी सामानों को अपनाया जा रहा था और विदेशी सामानों का बहिष्कार किया जा रहा था। और कपड़े की होली जलाई जा रही थी। ब्रिटिश व्यापार में पैसा लगाने से इनकार करा जा रहा था और शराब के दुकानदारों की किपेटिंग करी जा रही थी। किपेटिंग का अर्थ है चारों ओर से घेरना, या फिर उसका एक सीधा साधा अर्थ है कि उसके तरफ जाने वाले रास्तों को रोक देना, यानी कि वहां पर कोई भी नहीं जा सकता। किपेटिंग ऐसे एक तरीके से पैक कर देना उस जगह को। फिर आता है ग्रामीण इलाकों में विद्रोह। तो ग्रामीण इलाकों में विद्रोह का मतलब है कि किसान आंदोलन को बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में किया। किसानों का जो आंदोलन था वो बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में किया गया था। बाबा रामचंद्र गिरमिटिया मजदूर के रूप में कार्य कर रहे थे। गिरमिटिया मजदूर का मतलब था जिनका जो भी वो काम करेंगे सिर्फ पेट भरने के लिए करेंगे, यानी कि उन्हें सुबह का खाना मिल जाएगा तो वो काम करेंगे, और खाना उनके लिए और कोई चीज़ उन्हें चाहिए ही नहीं थी। जितना चाहे उतना काम कराओ, उसको उन्हें खाना दे दो, तो उन्हें कहा जाता था गिरमिटिया मजदूर। लगान कम करने की मांग की गई और बेगारी खत्म करने की भी मांग की गई थी, लेकिन ऐसा हो थोड़ी ना रहा था। फिर है कि अक्टूबर 1920 में अवध किसान सभा का गठन हुआ। 1920 में कब? 1920 में अवध किसान सभा का गठन हो गया। फिर है बागानों में स्वराज्य, यानी कि बागान एक तरह से 9th में हमने इसकी परिभाषा पढ़ी थी कि एक ऐसा कृषि क्षेत्र जिसमें मनचाही फसल उगाई जा सके, बागान कहलाते थे। फिर 18 यानी कि 1859 में पास किए गए इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के माध्यम से मजदूरों को बाहर जाने की आज्ञा दी थी। कि इंग्लैंड इमिग्रेशन जो एक्ट था इसमें था क्या कि जो भी वहाँ पर मजदूर कार्य कर रहे थे उन्हें पैसा तो मिलेगा, लेकिन वो जीवन भर यानी कि जब तक वो जीवित रहेंगे इन बागानों में ही रहेंगे। उनको पैसे देने का कोई फायदा तो था नहीं, क्योंकि उन्हें रहना तो लौट फिर के बागानों में ही, कहीं जा नहीं सकते थे वो बाहर। ये था इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट। जब मजदूरों ने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो बागानों को छोड़कर चल दिए, परंतु ब्रिटिश सरकार ने उन्हें रास्ते में पकड़कर उनकी जमकर पिटाई कर दी। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कि गिरमिटिया मजदूर यानी कि रोज रोटी के लिए काम करने वाले, यानी कि उन्हें बस रोटी दे जाओ, और बेगारी बिना वेतन के कार्य, यानी कि वर्क निःशुल्क, मतलब कि उनसे कोई भी काम करा लो, वो कोई भी पैसा नहीं लेने वाले हैं, बिना वेतन का काम। डू वर्क बट नॉट कम इनकम। तो अगले भाग में हम पढ़ने के वाले हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर। किस तरीके से सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, सामूहिक अपनेपन का भाव कैसे पैदा हुआ, और भारत छोड़ो आंदोलन आखिरकार कैसे हुआ, इसके बारे में हम अगले भाग में पढ़ने वाले हैं। सो अब मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें चैनल पर, और इस चैनल पर आपको और भी वीडियो मिलेंगी। खैर आज हमने इसका पहला पार्ट करा है अपने इस चैप्टर का, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस भी देखे हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से उनको लिखने का तरीका होता है, और उसकी समरी भी समझी है। तो आई होप आपको ये पूरा जो लेक्चर था वो आराम से समझ में आया होगा। काफ़ी अच्छे से इसके जिस तरीके से मैंने इसके एक्सप्लेनेशन करा है, जिस तरीके से मैंने इसका वर्णन करा है, आप भी अपने शब्दों में इसी तरीके से इसका वर्णन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस वीडियो में जो आपको ये नोट्स दिए गए थे, यानी जिस नोट्स से आप पढ़े थे, उस नोट्स को अपनी फेयर नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं, जिससे आपकी काफ़ी हेल्प होगी। अपने नोट्स बनाएंगे और वो काफ़ी वंडरफुल यानी कि अच्छे लगेंगे। आपका लिखा हुआ आपको भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा किताबी भाषा नहीं है, अपनी ही लैंग्वेज में लिखे गए हैं। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक बने रहें चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।